थे कि यह जो दिवस है वह कब मनाया जाता है। चलिए 14 सितंबर को, बिल्कुल सही है। चलिए आंसर करके जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा हमारा आंसर फटाफट से। कब यह मनाया जाता है, बिल्कुल सही 19 नवंबर को यह मनाया जाता है। और 14 सितंबर का भी याद रखिएगा, बिल्कुल इस दिन हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में यह दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में यह दिन जो की है वह मनाया जाता है। ठीक है, सभी बच्चे एक बार क्लास को बाकी स्टूडेंट्स के साथ में भी भाई शेयर कर दीजिएगा, जो कि बाकी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के साथ में भी आप लोग एक बार क्लास को यहाँ पर शेयर कर दीजिएगा ताकि वह भी क्लास से जुड़ सकें। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर इस दिवस के बारे में याद रखिएगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ चलते हैं, क्वेश्चन में आंसर कीजिएगा। हर साल ये क्वेश्चन रिपीट हो गया आपका। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं थे। बताएंगे निम्न में से कौन सी व्यक्ति है जो कि देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री यहाँ पर नहीं रहे हैं। चलिए बताएंगे जल्दी से क्या आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा फटाफट से। मुख्यमंत्री यहाँ पर बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं थे, कौन थे बताएंगे। इंदिरा गांधी, बिल्कुल सही। इंदिरा गांधी की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी यह 1966 से लेकर के 1977 तक और उसके बाद फिर 1980 से लेकर के 1984 तक यह देश की प्रधानमंत्री रही है और देश की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री रही है कौन, इंदिरा गांधी। साथ ही साथ देश में ऐसे प्रधानमंत्री जिनका कार्यकाल दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा है वह इंदिरा गांधी है। इन्हें आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। आयरन लेडी ऑफ इंडिया, आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनकी समाधि स्थल की बात करते हैं तो शक्ति स्थल में इनका समाधि स्थल है। ठीक है, इनकी समाधि है, याद रखिएगा। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आंसर करके बताएंगे क्या हो जाएगा फटाफट से भाई। अगले क्वेश्चन में जरा आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा। यहाँ पे बताना है आप लोगों को कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है। बताएंगे, आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा फटाफट से। नितिन ओके है, हाँ एक बार क्लास को जरा शेयर कर दो, मैं भी शेयर कर देती हूँ ताकि स्टूडेंट्स को पता चल जाए कि भाई अपनी आज की जो स्पेशल क्लास है मैराथन क्लास यह अपनी 9 बजे स्टार्ट हो चुकी है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन जो की है यह अपना यहाँ पर सही आंसर हमारा जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, फर्स्ट ऑप्शन जो की है यह अपना सही आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। देन नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, आंसर करेंगे यहाँ पे क्या होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा कि भाई भारतीय संविधान में पहली बार कब संशोधन किया गया था। बताएंगे पहली बार जो कि संशोधन किया गया था यह कब किया गया था। बताएंगे बताएंगे सबसे पहली बार जो कि संशोधन किया गया था यह मूलभूत अधिकारों के प्रावधानों में, मूलभूत अधिकारों के प्रावधानों में बदलाव करने के लिए, प्रावधानों में बदलाव करने के लिए किया गया था। और कब किया गया था, तो 1951 में यह किया गया था। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो की है भाई यह अपना सही आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा। देन नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, आंसर करके बताएंगे कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। साथ ही आप लोग मुझे बताएंगे कि वर्तमान समय में भारत में टोटल हाईकोर्ट जो की है वह कौन से कितने हैं, और साथ ही अगर हम न्यूएस्ट हाईकोर्ट की बात करते हैं कौन सा है, और अगर हम लार्जेस्ट हाईकोर्ट यानी कि जहां पर जजेस की सबसे ज्यादा पीठ बैठती है वह कौन सा है, और अगर स्मॉलेस्ट की बात करते हैं तो यह कौन सा है सबसे छोटा जहां पे जजेस की सबसे कम पीठ बैठती है। चलिए आंसर करके बताएंगे क्या हो जाएगा फटाफट से। क्या भी अपना जो आंसर है वह हमारा यहाँ पे रहेगा। चलिए फटाफट से आंसर करके बताएंगे भाई क्या है जो कि अपना आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा। चलिए सबसे पुराना और सबसे नए के बारे में आपको बताना है, जल्दी से क्या हो जाएगा। चलिए बिल्कुल, यदि हम सबसे पुराने हाईकोर्ट की बात करते हैं तो कौन सा है, कलकत्ता हाईकोर्ट जो की है यह भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट है। इसकी बात अगर हम करते हैं तो इसकी जो की स्थापना है वह 2 जुलाई 1862 में की गई थी। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर कलकत्ता हाईकोर्ट। और अगर हम टोटल हाईकोर्ट की बात करें तो कितने हाईकोर्ट है, ललित बिल्कुल सही। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, यदि हम टोटल हाईकोर्ट की बात करते हैं तो कितने हैं 25, और सबसे न्यूएस्ट की बात करते हैं तो कौन सा है, अमरावती हाईकोर्ट जो कि आंध्र प्रदेश का है, सबसे नया है। सबसे बड़े की बात करते हैं तो कौन सा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट है जहां पर की 160 जजेस की पीठ बैठती है। और अगर हम स्मॉलेस्ट की बात करते हैं तो किसका है, सिक्किम राज्य का है जहां पर की 3 जजेस की पीठ बैठती है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर डी ऑप्शन जो की है यह अपना सही आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट में अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, बताएंगे यहाँ पर क्या हमारा आंसर जो की है वह अपना जाएगा। चलिए फटाफट से बताना है जल्दी से क्या हो जाएगा भाई आंसर यहाँ पे अपना। चलिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। बताइए निम्न में से किसको अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। चलिए आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा, किसे अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा, कोची। क्या हो जाएगा, कोची। ठीक है, केरल राज्य का शहर कोची जो की है इसे अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। सूरत की बात करते हैं, इसे डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, डायमंड सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, यानी कि भारत का डायमंड हीरो का शहर। मुंबई की बात करते हैं, इसे 7
टापुओं का द्वीप कहा जाता है, का द्वीप कहा जाता है। साथ ही इसे हॉलीवुड सिटी ऑफ इंडिया, हॉलीवुड सिटी ऑफ इंडिया, हॉलीवुड सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम तिरुवनंतपुरम की बात करें तो बताओगे तिरुवनंतपुरम का उपनाम क्या है? प्रभाकर कोई बात नहीं, आप जाते जाते पढ़ लीजिए, क्योंकि क्लास में जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे उसमें टाइमिंग काफी ज्यादा लगेगी, तो इसमें टाइम जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि मैं फटाफट 10 मिनट में आपको सब चीजें कंप्लीट करा दूं। चीजों को अगर समझ के करना है, याद करके करना है तो टाइम तो लगेगा। चलो जल्दी से आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। बाकी आप क्लास को बाद में देख लीजिएगा, कोई बात नहीं। चलिए फटाफट से आंसर करके बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा। कि तिरुवनंतपुरम को किस नाम से जाना जाता है, बताइए कोई। दीपक कोई नहीं, छोड़िए, मुझे लगता है कि ब्लॉक कराना ही पड़ेगा, क्योंकि क्लास को अगर डिस्टर्ब किया जाएगा तो ऑफकोर्स हमें तो डिस्टर्बेंस खत्म करना होगा ना। चलिए आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा। एक अर्पित पटेल उसको भी और एसएससी सीजन वाले को ब्लॉक कर देना। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। जी सचिन हो गया है, फटाफट से चलिए आंसर कीजिए, बताइए जल्दी से मुझे कि तिरुवनंतपुरम की बात करते हैं तो इसका उपनाम क्या है। क्योंकि अपनी जो क्लास एक्चुअली हमने दोनों को ही लेकर के रखी है, एमटीएस के लिए भी और एलपी के लिए भी, ठीक है, दोनों का ही टारगेट लेकर के हमने क्लास को यहाँ पर आज का रखा है। फटाफट से फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं जो मैंने आपसे पूछा था, वह भी आपको बताना है, ठीक है। चलिए फटाफट से आंसर करके बताइए क्या हो जाएगा। तिरुवनंतपुरम को एवरग्रीन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, एवरग्रीन सिटी ऑफ इंडिया, सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। साथ ही इसे केरल की गॉड्स ओन सिटी भी कहा जाता है, गॉड्स ओन सिटी भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। केरल राज्य को जाना जाता है ना, और केरल राज्य के जो कि तिरुवनंतपुरम है इसे गॉड्स ओन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो जो मैं पूछती हूँ उसका आंसर किया करो। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, नेक्स्ट फटाफट से आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। कि भारतीय रेलवे में डैश है क्या, बताएंगे। यहाँ पे आपसे जोन की बात की गई है, चलिए फटाफट से आंसर करेंगे क्या हो जाएगा भाई। क्या अपना जो आंसर है वह हमारा यहाँ पे रहेगा, बताना है आप लोगों को। चलिए जल्दी से आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा। यदि हम जोन की बात करते हैं तो कितने जोन है, बिल्कुल सही, टोटल 18 जोन है। कितने हैं, 18 जोन है। और सबसे नया जोन जो कि बनाया गया है वह कहाँ पर, विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम में बनाया गया है, ठीक है, यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य में, ठीक है, याद रखिएगा। टोटल जोन कितने हैं, 18 है वर्तमान समय में। देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है, आंसर कीजिएगा। गैर ध्रुवीय जो कि रेगिस्तान है वह कौन सा है। लास्ट मिर्जापुरी बिल्कुल सही है सम्राट। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करके बताएंगे क्या हो जाएगा, बताएंगे फटाफट से आंसर कीजिएगा क्या भाई अपना आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए 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 देखते हैं यहाँ पर क्या रहेगा। सहारा रेगिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो यह सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान यहाँ पर जाना जाता है। और अगर हम ध्रुवीय रेगिस्तान की बात करते हैं तो सबसे बड़ा है पोलर रेगिस्तान। कौन सा है, पोलर रेगिस्तान है, पोलर रेगिस्तान है जो कि कहां पर है, अंटार्कटिका में है, अंटार्कटिका में है, ठीक है, याद रखिएगा। यह सबसे बड़ा पोलर जो कि है, ये पोलर जो कि रेगिस्तान है यह अंटार्कटिका में है और यह सबसे बड़ा ध्रुवीय रेगिस्तान के लिए यह जाना जाता है, ठीक है। बाकी सहारा की बात कर लेते हैं, यह एक गर्म रेगिस्तान है, ठीक है, गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र पर यह फैला हुआ है। और अगर आपसे सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कि वह सहारा रेगिस्तान है, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर हम कालाहारी की बात करते हैं तो भाई यह कहां पर है, यह है नामीबिया में, यह अफ्रीका के नामीबिया देश में फैला हुआ है। गोबी की बात करते हैं तो यह एक ठंडा रेगिस्तान है, ठीक है, जो कि यह, इसकी अगर बात करते हैं तो यह कहां कहां पर फैला हुआ है। इसकी अगर बात करते हैं तो एक तो मंगोलिया देश में है ना, और प्लस चीन देश में यह फैला हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आंसर याद रखना, सी ऑप्शन हो जाएगा बाकी के बारे में। और महान ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन कि भाई अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है, यह आपको बताना है, आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा। अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है ये है आपको बताना है, आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा हमारा आंसर, फटाफट से चलिए आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा। चलिए अमरकंटक की बात करते हैं तो यह मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में यह स्थित है, ठीक है। और अमरकंटक जो की चोटी है यह मैकाल पर्वतमाला, यह मैकाल पर्वतमाला का हिस्सा है जो कि समुद्र तल से 1057 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। और यहाँ से नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी के साथ साथ में ही सोन नदी भी यहाँ से निकलती है, ठीक है, याद रखिएगा। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। और सोन नदी की बात करते हैं तो भाई यह पटना में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। और अमरकंटक से इन दोनों ही नदियों का उद्गम होता है, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि दोनों के बारे में कभी कभी आप लोगों से पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसके साथ ही यदि हम नर्मदा नदी की लंबाई की बात करते हैं, नर्मदा नदी की लंबाई की बात करते हैं तो इसकी जो लंबाई है लगभग 1090 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, ठीक है। साथ ही इसे भारत की जो कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, भारत में पश्चिम की ओर बहने
वाली सबसे लंबी नदी है, यह सबसे लंबी नदी है, ठीक है, याद रखिएगा, जो कि कहां पर गिरती है, अरब सागर में गिरती है। भारत का जो कि दूसरा सबसे बड़ा बांध है, जो कि सरदार सरोवर बांध है। कौन सा है? सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध इस पर ही बना हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे, क्लियर है भाई, याद रखिएगा इन सभी के बारे में आप सभी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। द नेक्स्ट आंसर कीजिएगा कि भारत के विभाजन की घोषणा किस दिन हुई थी, ये आपको बताना है। भारत के विभाजन की जो की घोषणा की गई थी भाई, वह किस दिन की गई थी, बताइए। सरदार सरोवर बांध, हाँ बिल्कुल ललित, चलिए। और आप लोग हाथ से लिख लिख करके भी थोड़ा सा नोट्स बना लिया करो, हाथों को भी कष्ट दिया करो लिखने के मामले में। एंड बाकी अपनी डेली क्लास का टाइम याद रखना, डेली मंडे टू फ्राइडे जो कि अपनी क्लास का टाइम है, डेली क्लास का जो टाइम है वह आपका 10 बजे का है, ठीक है। आज सैटरडे की स्पेशल क्लास है जो कि हम लोग अपना 11 बजे तक अपनी क्लास को करेंगे। तो आज 2 घंटे की सैटरडे में स्पेशल क्लास आपकी लगी है। चलिए बताइए जरा जल्दी से क्या हो जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, 15 अगस्त 1947, अच्छी। 3 जून 1947 में संवाददाताओं के आधार पर माउंटबेटन ने विभाजन की घोषणा की थी, है ना, जो कि यह विभाजन 14 अगस्त 1947 में तो पाकिस्तान अलग हुआ था, है ना, पाकिस्तान अलग हुआ था, और 15 अगस्त को भारत का फॉर्मेशन एक स्वतंत्र देश के रूप में हुआ था, ठीक है। तो ये जो आपसे विभाजन की घोषणा की बात की गई है, यह है लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा 3 जून 1947 में की गई थी, ठीक है, क्लियर है। तो आंसर यहाँ पे आपका 3 जून होगा, 15 अगस्त को स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा किसके द्वारा की गई थी और कैसे चीजें यहाँ पर रही थी। भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में मदद के लिए निम्नलिखित में से किस संगठनों का गठन भारत से बाहर नहीं हुआ था, बताइए। जी बिल्कुल, जो पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है वह 14 अगस्त को मनाया जाता है, और भारत के लिए आप जानते हैं 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। चलिए फटाफट से अगले क्वेश्चन का भी यहाँ पर आंसर करके बताएंगे कि क्या हमारा आंसर यहाँ पे रहेगा, बताएंगे जल्दी से क्या हो जाएगा यहाँ पे अपना आंसर। चलिए जल्दी से आंसर कीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर, यदि हम इसकी बात करते हैं स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में जो की मदद की थी, यह भारत के क्रांतिकारी जो युवा थे उन्होंने मिलकर के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, है ना, जिसे कि पहले 1924 के समय में 1924 के समय में इसका गठन किया गया था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का। और इन्होंने 1925 में काकोरी षड्यंत्र, आपने सुना ही होगा, 1925 में इन्होंने काकोरी षड्यंत्र को अंजाम दिया था। देन उसके बाद 1928 में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया था। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वह क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। इसके गठन की बात करते हैं तो भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और भी अन्य कुछ प्रमुख लीडर हुए हैं जिन्होंने मिलकर के इसका गठन किया था, ठीक है। तो आंसर जो कि है वह अपना सी ऑप्शन रहेगा, नहीं परफेक्ट आंसर इसका सी ऑप्शन जाएगा, ठीक है, क्या होगा, सी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, नेक्स्ट आंसर करके बताएंगे भाई क्या रहेगा हमारा यहाँ पे आंसर, कि स्वतंत्रता से पहले पहली भारतीय जूट मिल की स्थापना कहाँ हुई थी, स्वतंत्रता से पहले। चलिए बिल्कुल दीपक, सीएचएसएल के लिए बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि एमटीएस और सीएचएसएल का जो लेवल होता है ना वह अप्रोक्स सेम ही रहता है, ठीक है। तो आप डेली क्लास को कीजिए, बाकी डेली क्लास में मैं चीजें आपको बताती रहूंगी, फटाफट से आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। चलिए आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, कहां पर हुआ था, बंगाल में हुगली नदी के किनारे पर कलकत्ता में 1855 में 1855 में भारत में सबसे पहली बार जूट मिल की स्थापना की गई थी। और यहाँ पर सबसे पहले जूट की कटाई करने के लिए जो कि मशीन लेकर के आया था वह जॉर्ज एलेंड लेकर के आया था, सबसे पहले जूट की कटाई करने वाली मशीन। और यदि हम वर्तमान समय में बात करते हैं कि भारत के किस राज्य में जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, तो भाई पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन होता है वर्तमान समय में भी, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे जाना जाता है, बताइए, फटाफट से आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। अच्छा दीपिका, ओके सॉरी मैंने ध्यान से देखा नहीं। चलिए एक्चुअली आपके जो नाम है ना वो छोटे छोटे दिखाई पड़ रहे हैं तो इसलिए मैं कंफ्यूज हो जाती है थोड़ा सा। मंजू राजा, ओके चलिए फटाफट से आंसर कीजिएगा। पटेल सिंह, चलिए क्वेश्चन भी आंसर करेंगे, बताएंगे आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का जो कि जनक है यह किसे जाना जाता है, बताएंगे आंसर करके क्या हो जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, राजा राम मोहन राय, क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय, जिन्हें की आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण के जनक के नाम से जाना जाता है। इन्हें यह जो कि राजा की उपाधि है वह दी गई थी किसके द्वारा, अकबर द्वितीय के द्वारा।
अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। और सबसे बड़ा कार्य जो कि कौन सा है, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने 1828 में की थी और सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है ब्रह्म समाज के बारे में। ब्रह्म समाज का सबसे पहले जो इसकी स्थापना हुई थी वह आत्मीय सभा के रूप में हुई थी। आत्मीय सभा के रूप में 1814 से 1850 के बीच में इसकी स्थापना हुई थी। बाद में इसका नाम चेंज करके ब्रह्म सभा कर दिया गया था और 1828 में इसका जो नाम है वह ब्रह्म सभा कर दिया गया था। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, क्लियर है। साथ ही इन्हें सती प्रथा के अंत के लिए भी जाना जाता है। सती प्रथा के अंत के लिए भी इन्हें जाना जाता है, जो कि इन्होंने आवाज उठाई थी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट से आंसर कीजिएगा कि पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था, बताइए। पानीपत का जो कि तीसरा युद्ध है, बल्कि पानीपत के सभी युद्धों के बारे में याद रखना, बहुत बहुत बार ये आप लोगों के क्वेश्चन जो कि है वह रिपीट होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पानीपत का जो कि सबसे पहला युद्ध है यह 1526 में हुआ था, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, देन दूसरा जो पानीपत का युद्ध है यह है 1556 में हुआ था और यह युद्ध अकबर की सेना का नेतृत्व बैरम खां कर रहा था, बैरम खां। ठीक है, और हुमायूं नहीं, हेमू के बीच में यह हुआ था। ठीक है, तीसरा जो पानीपत का युद्ध है यह 14 जनवरी 1761 में यह स्टार्ट हुआ था, जो कि अफगानों और मराठों के बीच में हुआ था। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो अफगानों की ओर से अहमद शाह अब्दाली था और दूसरी साइड कौन थे, मराठा थे। तो याद रखिएगा कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध है यह अफगानों और मराठों के बीच में हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, थर्ड ऑप्शन जो कि है यह हमारा सही आंसर अपना यहाँ पे रहेगा। क्लियर है, कि बिल्कुल सही है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट, कि अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर का विरोध किया था, बताइए। अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर का विरोध किया था, आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा, फटाफट से बताएंगे कि भाई क्या अपना आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा। चलिए बताइए, याद रखिएगा। यहाँ पर चांद बीबी की बात करते हैं तो यह अकबर की समकालीन नहीं है और इन्होंने अकबर की सेना के खिलाफ 1595 में युद्ध किया था और इन्हें इनकी वीरता के लिए चांद सुल्ताना के नाम से भी जाना जाता है। किसे, चांद बीबी को। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन है जो कि भाई हमारा यहाँ पर सही आंसर अपना जाएगा। ठीक है, इनके और मुगल सेना के बीच में 1595 में युद्ध हुआ था। तो नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन कि भाई इनमें से कौन सा विकल्प मृत व्यक्ति के लिए एक स्मारक नहीं है, यानी कि लाइक टॉम्ब के रूप का एक स्मारक नहीं है। चलिए जल्दी से आंसर कीजिएगा। मनीषा, ऑल दी बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। बाकी आपने एनालिसिस जरूर देखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो चांसेस है अच्छे खासे क्वेश्चंस के रिपीट होने की, क्योंकि आपका जो है वह एक दिन लास्ट में जाकर के एग्जाम है, तो आप ना अपनी चीजों का एक बार रिवीजन जरूर करके जाइएगा एनालिसिस का। ठीक है, चलिए फटाफट से आंसर करके बताएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे। बीबी का मकबरा, ताजमहल या फिर टॉम्ब ऑफ इमाद उद दौला, बताएंगे क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, चार मीनार की बात करते हैं तो कहां पर है, हैदराबाद में है। हैदराबाद में है और इसका जो निर्माण किया गया था किसके द्वारा किया गया था, बताओगे। हैदराबाद में जो कि चार मीनार है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, जो शासक था उनके यहाँ पर उस समय जो कि प्लेग बीमारी थी, जो कि चूहों से फैली थी, तो उनके शासन के यहाँ पर जो कि प्लेग बीमारी है वह फैल गई थी और अपनी प्रजा के स्वास्थ्य के लिए उन्होंने मन्नत मांगी थी कि जब सभी सही हो जाएंगे तो मैं एक मस्जिद का निर्माण कराऊंगा, जो कि उसके रिजल्ट के फलस्वरूप उन्होंने चार मीनार का निर्माण करवाया था हैदराबाद में। तो यह कोई टॉम्ब नहीं है, जस्ट लाइक कि कोई जैसे कि कोई डेड पर्सन है उसकी याद में बनवाया गया इमारत नहीं है। बताइए जल्दी से किसने इसका निर्माण करवाया है, बीबी का मकबरा, बिल्कुल औरंगजेब ने। हाँ, और जो कि कहां पर है आपका, महाराष्ट्र में है। नहीं पता, भारत, अच्छा। अरे ऐबक ने नहीं बनवाया था, बताइए। आप लोग पढ़ते नहीं हो, चार मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, तो फिर कुतुब मीनार किसने बनवाई थी, कुतुब मीनार किसने बनवाई थी भाई, है कुतुब मीनार किसने बनवाई थी, कुली कुतुब शाह, बहुत बढ़िया। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनवाया था, चार मीनार नहीं बनवाई थी। जस्ट फेल जी, बिल्कुल कुली कुतुब शाह। बच्चों बहुत मेहनत की जरूरत है आपको, बहुत। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत कीजिए। जो ये औरंगजेब, हैदर अली और कुतुबुद्दीन ऐबक आंसर कर रहे हैं ना, बहुत मेहनत की जरूरत है आप लोगों को। ठीक है, वैसे क्या डेली क्लास करते रहोगे तो आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, चीजें आपको आ जाएंगी। क्लास में डेली आया करो आप लोग। चार मीनार की बात करते हैं, हैदराबाद में बनी हुई है। कुली कुतुब शाह ने अपनी जो प्रजा है, लोगों के स्वास्थ्य के लिए, जो कि प्लेग बीमारी यहाँ पर फैल गई थी, महामारी, तो उन्होंने अपने लोगों के होता है ना कि हम लोग मन्नत मांगते हैं कि अगर हमारा ये काम हो गया तो हम ये करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे कि यात्रा करेंगे, मन्नत मांगते हैं, तो इन्होंने भी मन्नत मांगी थी और जिसके बाद फिर इन्होंने चार मीनार का निर्माण करवाया था। ठीक है, जो ये कुतुब मीनार है ना, ये दिल्ली में है और इसका निर्माण करवाया है कुतुबुद्दीन ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट, कि भाई किस राजवंश की राजधानी चित्तौड़गढ़ में थी, बताइएगा। किस राजवंश की जो की राजधानी है यह चित्तौड़गढ़ में है, आंसर कीजिएगा जी। बिल्कुल, नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन कर दिया है, आंसर करके बताइए क्या हो जाएगा।
फटाफट से। किसकी राजधानी है जो कि चित्तौड़गढ़ में है, बताएंगे क्या हो जाएगा? बताएंगे क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ की बात करते हैं तो सिसोदिया के जो कि शासक रहे हैं, इन्होंने चित्तौड़गढ़ में किले का निर्माण करवाया था, जिसे कि चित्तौड़गढ़ का किला भी कहा जाता है या चित्तौड़ किला के नाम से भी जाना जाता है। तो यह सिसोदिया वंश के जो कि शासक रहे हैं, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। साथ ही याद रखिएगा कि यह कहां पर है, यह राजस्थान में स्थित है और राजस्थान के 6 किलों को भारत की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया हुआ है, जिनमें से एक है चित्तौड़गढ़ का किला। ठीक है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पे अपना सही आंसर रहेगा। राजस्थान के सबसे बड़े किलों में से एक है चित्तौड़गढ़ का किला। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आंसर करके बताएंगे क्या आंसर रहेगा? क्या भी अपना जो कि आंसर है वह हमारा रहेगा? जहांगीर कौन से नंबर का शासक था? देखो, यदि हम मुगल वंश की बात करते हैं तो इसकी नींव किसने रखी थी? बाबर ने रखी थी पानीपत के युद्ध के बाद, जब उसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। और बाबर का बेटा शासक कौन सा बना था? हुमायूं बना था, बाबर का बेटा। ठीक है, और हुमायूं के बाद इसका जो बेटा था अकबर, वह शासक बना था। और फिर अकबर के बाद जहांगीर, जिसे की सलीम के नाम से भी जाना जाता है, यह शासक बना था। और जहांगीर के बाद कौन शासक बना था? जहांगीर के बाद बना था शाहजहां। क्या हो जाएगा? शाहजहां। और शाहजहां के बाद बना था औरंगजेब। तो ये कुछ मुगल शासकों के क्रम ना याद रखना। ठीक है, इसमें इसकी बारी आती है कौन सी? 4th नंबर की। तो क्या हो जाएगा कि भाई यह 4th नंबर का शासक था। ठीक है, क्या हो जाएगा? 4th नंबर का यह शासक रहा है। अनमोल, अपनी जो थ्योरी क्लासेस है वह आपकी एप्लीकेशन पर चल रही है, बाकी यूट्यूब पर डेली अपनी प्रैक्टिस क्लासेस चल रही है। तो अभी जो कि अपनी क्लास है यह अपनी प्रैक्टिस के लिए चल रही है यूट्यूब पर। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा फटाफट से। क्वेश्चन है कि दिल्ली में जंतर मंतर महाराजा डैश द्वारा बनवाया गया था। अच्छा चलिए, एक क्वेश्चन ये बताइए कि भारत में कितने जंतर मंतर है? भारत में कितने जंतर मंतर है? ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग ही करेंगे, चाहे आप सर्च कीजिए जैसे भी कीजिए, लेकिन क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग ही करेंगे। ठीक है, और आपको बताना है सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा जंतर मंतर कौन सा है। इसके साथ ही, अरे वाह, आंसर कर दिया। कुछ का मैक्सिमम का गलत है, बट कुछ का बिल्कुल सही आंसर है। क्यों? ओके, देखते हैं कितने हैं। मिस्टर परफेक्ट, आपके भी आंसर ना कुछ गलत जा रहे हैं, तो आपने भी पढ़ना छोड़ दिया। हाँ, चलिए जल्दी से आंसर करके बताएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे फटाफट से। सबसे बड़ा कौन सा है यह आपको बताना है। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ के लिए आप ना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है सोनम मैम एग्जाम्पल नोट्स के नाम से, सर्च कर लेना आप टेलीग्राम चैनल पर, सोनम मैम एग्जाम्पल नोट्स के नाम से है। और ध्यान से करना क्योंकि काफी सारे चैनल आपको मिल जाएंगे। तो जहाँ पे 7800 के लगभग स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं वह अपना चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लेना। चलिए बात कर लेते हैं, भारत में 5 जंतर मंतर है। ठीक है, जिसमें कि सबसे बड़ा जो जंतर मंतर है वह कौन सा है? जयपुर वाला है, राजस्थान वाला, और इसे ही भारत की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया हुआ है। ठीक है, बाकी के जंतर मंतर कहाँ है? एक तो दिल्ली में है, वाराणसी में है, मथुरा में है। ठीक है, दिल्ली में है, वाराणसी में है, आपका मथुरा में है और उज्जैन में है, और जयपुर एक हो ही गया। तो 5 जगह पर जंतर मंतर। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, इसका निर्माण किसने करवाया था बताओ जरा? इसका जो कि निर्माण है तो जयपुर के जो कि जय सिंह दिखते थे, उनके द्वारा इन जंतर मंतर का निर्माण यहाँ पर करवाया गया था। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर पहली बार सुना है जंतर मंतर के बारे में। दुबे, नौकरी भी तभी मिलेगी जब आप पढ़ेंगे, और जब आप पढ़ेंगे ही नहीं तो नौकरी कैसे मिलेगी? अपने आप थोड़ी ना आएगी आपके पास चल करके कि ले भैया तू बैठा हुआ है, मैं आ जाती हूँ, आराम से महीने के महीने अपना सैलरी बताओ कितनी चाहिए। तो कुछ पाने के लिए ना बहुत कुछ खोना नहीं पड़ता, बल्कि बहुत कुछ करके मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध सांची स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था ये आपको बताना है। रवि चौधरी, कोई बात नहीं, चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा फटाफट से कि भाई प्रसिद्ध सांची स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था। सांची स्तूप की बात करते हैं तो यह भी भारत की विश्व धरोहर स्थल में से एक है। ठीक है, जो कि कहां पर है? मध्य प्रदेश में यह आपका बना हुआ है। और किसके द्वारा? तो अशोक के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। यह बौद्ध स्थलों में से एक है, यह भी एक बौद्ध स्थल के लिए जाना जाता है। अच्छा, ये बताओ कि सांची स्तूप की जो फोटो है वह कौन सी भारतीय करेंसी पर लगी हुई है? कौन सी भारतीय करेंसी यानी कौन से नोट पर लगी है ये बताओ, चलो आंसर कीजिएगा। बिल्कुल अनिल, बहुत बढ़िया। कौन से नोट पर लगी हुई है ये बताइए, कौन से नोट पर लगी हुई है? 50 रुपए के नोट पर। अच्छा, 200 रुपए के नोट पर लगी है। 50 रुपए के नोट पर कौन सी फोटो लगी है? 50 रुपए के नोट पर कौन सी फोटो लगी है? हम्पी के मंदिर की। हम्पी का जो मंदिर है ना, जो रथ वाला मंदिर है, रथ वाला मंदिर है, उसकी फोटो लगी है। और 10 रुपए के नोट पर कोणार्क मंदिर की फोटो लगी है, कोणार्क मंदिर की फोटो लगी है। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है कि किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है, ये आपको बताना है। और मुद्रा राक्षस की बात करते हैं तो इसकी रचना किसने की है? चलिए दोनों के बारे में बताइए, बल्कि इसमें तो अभी मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को इसके बारे में बताया भी है। हाँ सचिन, बिल्कुल सही है। चलिए वही क्वेश्चन का आंसर करके बताएंगे क्या हो जाएगा।
हाँ के 100 रुपए की बात करते हैं तो 100 रुपए के नोट पर रानी की वाव की फोटो लगी है, 500 रुपए के नोट पर लाल किले की फोटो लगी है और 2000 रुपए के नोट पर मंगलयान की फोटो लगी है। मंगलयान बहुत महंगा है ना, तो सबसे जो बड़ी करेंसी है, सबसे महंगी करेंसी यानी कि 2000 रुपए के नोट पर फोटो लगी है किसकी? मंगलयान। चलिए क्वेश्चन का आंसर करके बताएंगे भाई यहाँ पर क्या अपना जो आंसर है वह हमारा यहाँ पर जाएगा। फटाफट से आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा। चलिए अच्छा 20 रुपए पर बिल्कुल 20 रुपए के नोट पर बताइए 20 रुपए के नोट पर किसकी फोटो लगी है बताओ जरा। बाकी सभी 20 रुपए के नोट पर किसकी फोटो लगी है बताइए जरा। एलोरा की जो केव्स है ना, एलोरा गुफाएं जो कि महाराष्ट्र राज्य में है, उनकी फोटो लगी है 20 रुपए के नोट पर। ठीक है, याद रखना एलोरा गुफा। चलिए क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बताना है आपको कि किस राजा की कहानी है मुद्रा राक्षस। चलिए आंसर कीजिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिएगा भाई सभी के सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने कि अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है। चलिए आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। बताएंगे चलिए बिल्कुल सही। इसकी अगर हम बात करते हैं तो यह नाटक का विषय है किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का है। ठीक है, और इसकी जो रचना है वह किसने की है? विशाखा दत्त ने की है। विशाखा दत्त ने जो मुद्रा राक्षस की रचना की है, इसमें जो अर्थ है इसका वह है कि मंत्री राक्षस और उसकी मुद्रिका यह इसका अर्थ है। और इसमें विशाखा दत्त ने जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में मंत्री कौन? चंद्रगुप्त मौर्य रहे हैं और उनके और साथ ही उन पर जो लांछन लगाए गए थे एंड उनके किसी अदर मंत्री ने जो मुद्रिका चुराई थी। ठीक है, तो इस नाटक का जो वर्णन है वह इसके अंदर किया गया है और इसमें राजा चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंदर का चित्रण किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं भाई, आंसर कीजिएगा कि कोणार्क मंदिर का जो निर्माण है वह किसने किया था। चलिए पटेल, हाँ डेली जो क्लास का टाइम है वह तो 10 बजे का है, लेकिन आज शनिवार है तो आज हम लोग मैराथन क्लास कर रहे हैं, अपनी स्पेशल क्लास कर रहे हैं, इसीलिए क्लास का जो समय है वह सुबह आपका 9 बजे का यहाँ पर रख दिया गया है आज का। चलिए क्वेश्चन में आंसर करके बताएंगे भाई कि क्या अपना आंसर यहाँ पे रहेगा। किसने किया है? नरसिंह देव प्रथम ने किया है। इसका जो निर्माण है वह 13वीं शताब्दी के समय पर इसका निर्माण किया गया है कोणार्क मंदिर का। साथ ही 10 रुपए की नोट पर जो की फोटो लगी है, इमेज लगी है, वह कोणार्क मंदिर की लगी है। और नरसिंह देव प्रथम की बात करते हैं तो भाई यह गंग वंश के शासक रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही याद रखिएगा कोणार्क मंदिर की बात करते हैं तो यह उड़ीसा के पुरी में बना हुआ है, जो कि सूर्य देवता को समर्पित है, यह मंदिर कोणार्क मंदिर। साथ ही भारत में जो कि सौर ऊर्जा से संचालित यानी कि चलने वाला सबसे पहला मंदिर है, यह कोणार्क मंदिर ही है। कोणार्क मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है सूर्य मंदिर को। क्लियर है? चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं भाई हम लोग कि साहित्य के प्रसिद्ध रक्षक राजा भोज किस राजवंश से संबंधित थे। आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट से क्या भाई अपना आंसर है जो कि हमारा यहाँ पर रहेगा। अनुपम, ये आप बताएंगे, सर्च कीजिए और चीजों को बताइए। 1 रुपए के नोट पर किसकी फोटो है? सर्च करो और मुझे बताइए। चलिए 1 रुपए के नोट पर किसकी फोटो है, आप सर्च कीजिए और मुझे बताइए। फटाफट से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। साहित्य के प्रसिद्ध संरक्षक राजा भोज किस राजवंश से थे, यह आपको बताना है। फटाफट से आंसर कीजिएगा भाई, क्या अपना आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा। जल्दी से क्या हो जाएगा। भोज की बात करते हैं, राजा भोज की बात करते हैं तो इन्होंने 1010 से 1055 ईस्वी के दौरान इन्होंने शासन किया है और यह परमार वंश से थे। ठीक है, इनकी बात करते हैं तो इन्होंने भारत का जो कि मालवा क्षेत्र है वहां पर इन्होंने शासन किया है और धारा इनकी राजधानी हुआ करती थी, याद रखिएगा राजा भोज। ठीक है, तो यह किससे थे? यह थे परमार राजवंश से थे, जो कि भारत के सेंट्रल की ओर। यदि हम बात करते हैं किसके बारे में, यदि हम बात करते हैं परमारा राजवंश की, तो इनका जो क्षेत्र था वह भारत के मध्य मालवा क्षेत्र पर फैला हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट आंसर करके बताएंगे भाई क्या हो जाएगा कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। आंसर कीजिए क्या रहेगा। गोविंदा, बहुत बढ़िया। बाकी सभी बताओ भाई, 1 रुपए का नोट का किसी ने बताया नहीं है। अरे भाई, अगर मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाती तो ये भी सोच लिया करो कि हाँ मैम पढ़ाने पर ध्यान दे रही है। हाँ, क्या पढ़ाना रोक करके पहले बातों पर ही ध्यान दिया जाए। चलिए जल्दी से क्या आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा, फटाफट से। गणेश, थैंक यू। 1 रुपए के नोट के बारे में आपको मुझे बताना है और सर्च करके अच्छे से ध्यान से। चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की बात करते हैं तो भाई सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि है यह अपना लॉन्चिंग स्टेशन है, जहां से कि सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है। और इसकी बात करते हैं तो यह आंध्र प्रदेश राज्य में है। आंध्र प्रदेश राज्य का जो कि श्रीहरिकोटा द्वीप है,
श्रीहरिकोटा द्वीप है। श्रीहरिकोटा द्वीप पर यह स्थित है, जो कि पुलिकट लेक से झील से अलग होता है। ठीक है, याद रखिएगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सैटेलाइट्स को जो लॉन्च किया जाता है वह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही लॉन्च किया जाता है और यह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा द्वीप पर बना हुआ है। क्लियर है चीजें? चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आंसर करके बताएंगे कि मंगलयान कहां से प्रक्षेपित किया गया था। और मंगलयान जो कि है, मंगलयान मिशन, यह किस ग्रह के लिए लॉन्च किया गया था, किस ग्रह के अध्ययन के लिए और कब किया गया था, ये सभी चीजें आपको इसके बारे में बतानी है। आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। मिठाई तो बेटा 25 जनवरी को ही लगी थी शादी में, और एक नहीं पता, मुझे नहीं पता कितनी तरह की थी, क्योंकि जब अपनी शादी होती है तो अपनी शादी में अपना खाना तो खाया ही नहीं जाता। बिजी आप इतने होते हो तो दूसरों की शादी में आप अच्छे से खाना खा पाते हो, तो मुझे नहीं पता कितनी तरह की मिठाइयाँ थी। चलिए, तो आपने मिस कर दी मिठाइयाँ। क्वेश्चन का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन का आंसर करके बताएंगे भाई क्या अपना आंसर हमारा यहाँ पे जाएगा। मुझे नहीं बुलाया, नहीं मैंने सबको बुलाया था। जब मेरी क्लास थी तो मैं क्लास में बच्चों को बता करके गई थी, इनविटेशन भी दे करके गई थी। अब आप क्लास में नहीं थे तो आपकी गलती है। चलिए, मंगल मिशन की बात करते हैं कि इसे कहां से प्रक्षेपित किया गया था। तो इसे मैंने अभी बताया ना आप लोगों को कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि है यह भारत का लॉन्चिंग स्टेशन है। यहाँ से लॉन्च किया जाता है सैटेलाइट्स को, जो कि कहां पर है, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा द्वीप पर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। और किस ग्रह के अध्ययन के लिए, तो मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए, यानी कि मार्स के अध्ययन के लिए से लॉन्च किया गया था। और कब किया गया था, तो 2013 में किया गया था। यह अभी भी वर्किंग में है, यह अभी भी काम कर रहा है, जो कि अभी भी मंगल ग्रह की फोटोज को भेज रहा है, जो हम नासा के साथ में शेयर करते हैं। और ये जो फोटोज भेजते हैं ना, तो उन फोटोज के आधार पर ही प्लैनेट्स का अध्ययन किया जाता है। एक्चुअली प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें तो पृथ्वी पर जो हमारे साइंटिस्ट हैं वह खोज कर रहे हैं कि क्या किसी और अन्य प्लैनेट पर भी जीवन संभव हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए वह सबसे पहले प्लैनेट्स के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं। याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि भारत में समुद्र स्तर से सबसे ऊपर स्थित क्रिकेट मैदान किस राज्य में स्थित है, बताइए। क्रिकेट मैदान, गांधी जी की तो फोटो सभी नोट पर है, वो तो सभी नोट पर है, किस पर नहीं है ये बताओ। गांधी जी की फोटो सभी नोट पर है, ये क्वेश्चन का सही आंसर नहीं हुआ। चलिए जल्दी से यहाँ पे आंसर करके बताएंगे क्या हमारा आंसर जो कि है यह भी अपना रहेगा। फटाफट से क्या हो जाएगा, कहां पर है, तो हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही। इसके अगर हम बात करते हैं तो यह समुद्र तल से सबसे ऊंचाई पर बना क्रिकेट मैदान है, जिसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो 2144 मीटर इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से, समुद्र तल से। ठीक है, और यह भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट मैदान के लिए जाना जाता है। देन नेक्स्ट फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि डॉक्टर एल सुब्रमण्यम कौन सा यंत्र बजाते हैं, बताइए। डॉक्टर सुब्रमण्यम एल की अगर बात करते हैं तो यह किससे संबंधित है, आंसर करके बताएंगे क्या हो जाएगा फटाफट से। यह भाई किससे संबंधित है ये आपको बताना है, फटाफट से आंसर करके बताएंगे क्या हो जाएगा। चलिए यदि हम इनकी बात करते हैं तो भाई इन्हें वायलिन चक्रवर्ती शीर्षक से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है, शीर्षक से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। और यह सारंगी यंत्र के लिए जाने जाते हैं। सारंगी यंत्र की एक बार आप लोग को इमेज दिखा देती हूँ। सारंगी यंत्र देखिएगा, सारंगी इंस्ट्रूमेंट जो कि है यह कुछ इस तरह का होता है, फोटोज दिखी आप लोगों को, ये सारंगी इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, और वायलिन चक्रवर्ती यानी कि सारंगी के सम्राट से के शीर्षक से इन्हें जो कि सुब्रमण्यम है इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। देन नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि भाई प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों द्वारा किसके नेतृत्व में लड़ी गई थी। प्लासी की लड़ाई की बात करते हैं 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, जो कि सराजुदौला और ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से नेतृत्व कर रहा था कौन, रॉबर्ट क्लाइव नेतृत्व कर रहा था। जितनी जो जीत है वह ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि रॉबर्ट क्लाइव के फेवर में हुई थी। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन जो कि है यह अपना सही आंसर हमारा यहाँ पर जाएगा। क्लियर है। इसके साथ ही आप लोग जरा अगले क्वेश्चन का आंसर करना कि भारत में जन्मे शिव अयादुरे को किस आविष्कार के साथ जोड़ा जाता है, बताइए। आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा। यदि हम शिव अयादुरे की बात करते हैं तो इनका जन्म कहां पर हुआ है, भारत में हुआ है। और इन्हें निम्न में से किसके आविष्कार के लिए जाना जाता है, बताइए। बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। इनकी अगर हम बात करते हैं तो इनका दावा है कि 1970 के दशक में इन्होंने न्यू जर्सी हाई स्कूल छात्र के रूप में इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मेल सॉफ्टवेयर को लिखा था। और इसी को ही बाद में चल करके ईमेल के रूप में जाना गया था। ठीक है, याद रखिएगा, ईमेल के रूप में यहाँ पर जाना गया था। तो क्या आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन जो कि है यह अपना सही आंसर हमारा यहाँ पर जाएगा। ओके विनय, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि भाई टैक्सों के कटने के बाद किसी व्यक्ति के पास मौजूद आय को क्या बोलते हैं, बताइए। क्या बोलते हैं, बताएंगे। बताइए क्या हो जाएगा, इसे किस नाम
नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल सही क्या हो जाएगा, प्रयोज्य आय के नाम से इसे जाना जाता है, जो कि गृहस्थी में खर्च करने के लिए उपलब्ध होती है टैक्स वगैरह करने के बाद में। तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर? ए ऑप्शन भाई अपना सही आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा। अभी क्लास आगे कंटिन्यू रहेगी। इसके साथ ही भाई आप लोगों का जो कि बुक्स का मेला है यह 24 घंटे के लिए स्टार्ट हो चुका है और अब आप लोग नोट्स 70 कोड का यूज करके 20% डिस्काउंट के साथ में इस ऑफर पर अपने नोट्स को खरीद सकते हैं। यह आप लोगों के लिए अभी तक का सबसे बड़ा नोट्स का मेला है और यह मेला आप लोगों के लिए 24 घंटे के लिए लगा है। तो अभी 11 फरवरी सुबह 8 बजे से यह स्टार्ट हो चुका है। 24 घंटे यानी कि 12 फरवरी सुबह 8 बजे तक आप लोग परचेज कर सकते हैं। तो भाई अपने कोर्स वाइज आप लोग 70% डिस्काउंट के यहाँ पर आंसर करके बताएंगे क्या हो जाएगा कि 1955 में डैश का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। तो भाई किसका नाम चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया था? आंसर करके जरा बताएंगे क्या अपना आंसर जो कि है यह हमारा यहाँ पे रहेगा। राणा जी मैं अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे होंगे। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे क्या हो जाएगा भाई, देखते हैं जरा यहाँ पर क्या रहेगा। तो 1955 की बात करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखो जो कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है ना, इसका नाम बदल करके 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया था। सबसे पहले देखिएगा कि जो बैंक ऑफ बंगाल है, बैंक ऑफ बॉम्बे है और बैंक ऑफ मद्रास, इसे बैंक ऑफ बंगाल नहीं है, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ कलकत्ता, इन तीनों ही बैंकों को मर्ज करके 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। बाद में इसी बैंक को 1955 में कुछ रिफॉर्म, कुछ सुधार करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं, 1955 में स्थापना हुई है। मुख्यालय की बात करते हैं तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। वर्तमान समय में यहाँ के अध्यक्ष कौन है भाई, बताओ जरा। वर्तमान समय में यहाँ के अध्यक्ष कौन है? सचिन, बहुत बढ़िया। चलिए रोहित, हाँ बिल्कुल, आप तो आए नहीं, पार्टी लेकर के मैं आपके पास आऊं चल करके। हाँ कि लीजिए, पार्टी कीजिए, ये सही है ना। चलिए जल्दी से बताओ क्या होगा। दिनेश कुमार खरे, ललित बहुत बढ़िया, अनिल ओके बिल्कुल सही है, दिनेश कुमार खरे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, आंसर कीजिएगा। ठीक है, बताएंगे फटाफट से क्या आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा। चलिए, और क्लास को लाइक कर दीजिएगा जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। साथ ही आप सभी जिन्होंने की भाई एग्जामपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी एग्जामपुर यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। बाजार किस रूप में प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है, यानी कि प्रतिस्पर्धा जो की है यह अभाव होगा। देखो भाई, सपोज करो आप अपने एरिया में अपनी दुकान खोल करके बैठ गए। ठीक है, आपने अपनी दुकान खोली, परचून की दुकान आपने खोली कि दाल चावल चीनी चाय की पत्ती सब आपकी शॉप पर मिल रहा है और आपने अपने आसपास के एरिया में किसी को भी दुकान खोलने नहीं दी कि भाई हमारी चलेगी दुकान, किसी और की नहीं चलेगी। आपने ऐसे किया, सिर्फ अपनी दुकान को ही आपने चलाया। तो क्या होगा कि अगर आप चीनी में मिलावट करते हो, दाल में मिलावट करते हो, तो वहां के लोगों की मजबूरी बन जाएगी आपसे लेना। ठीक है, माना कि वह बाहर से भी खरीद करके लेकर के आ सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इमरजेंसी में आसपास की दुकान पर ही जाना पड़ता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कितनी भी मिलावट कर सकते हो या फिर कितना भी अच्छा कर सकते हो, क्योंकि कोई कंपटीशन ही नहीं है। लेकिन जब कंपटीशन आता है दो लोगों में या दो से ज्यादा लोगों में, तो चीजें बेहतर करने की कोशिश करते हैं। होता है कि नहीं होता है? तो अगर सिर्फ एक का अधिकार होगा, मोनोपोली होगी, तो फिर कहां से कंपटीशन होगा ही नहीं। लेकिन अगर एक से ज्यादा हो गई तो कंपटीशन अपोज होगा, क्योंकि आप बेस्ट करने की सोचोगे ताकि जो कस्टमर्स है वह आपके पास आए। ठीक है, अब रेस्टोरेंट में देख लीजिए, अलग अलग रेस्टोरेंट ओपन होते हैं, अपनी थीम के साथ में ओपन होते हैं। क्यों? क्योंकि वह चाहते हैं कि भाई जो लोग हैं वह हमारे रेस्टोरेंट में यहाँ पर आए, और तभी तो आएंगे जब वह बाकी के कंपेयर में कुछ स्पेशल, कुछ खास रखेंगे। होता है कि नहीं होता है? जहाँ पे हमें डिस्काउंट अच्छा और चीज अच्छी मिलती है, हम तो वहीं पर ही जाते हैं ना शॉप पर। नाइट राइडर्स का वैसे मैंने काफी सारी टॉपिक वाइज क्लासेस दी हुई है, बाकी हम लोग धीरे धीरे और स्टार्ट करेंगे, सो डोंट वरी। चलिए, निम्न पूर्व प्रधानमंत्रियों में से किसका नाम भारतीय मुद्रा नोटों पर पाया जा सकता है, बताइए। अटल बिहारी वाजपेयी या फिर इंदिरा गांधी या मनमोहन सिंह या फिर नरसिम्हा राव, बताइए क्या हो जाएगा जी। चलिए क्वेश्चन का आंसर करके बताएंगे भाई क्या हो जाएगा। चलिए बताइए जल्दी से क्या हो सकता है। बिल्कुल सही, क्या हो सकता है यहाँ पर? मनमोहन सिंह। क्या हो सकता है? यदि हम इनमें से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो क्या हो सकता है? मनमोहन सिंह जो कि है इनके। अच्छा, यहाँ पर एक चीज देखिएगा कि यदि हम नोटों की बात करते हैं तो जो मुद्रा वाले जो नोट हैं उन पर हस्ताक्षर किए जाते हैं रिजर्व बैंक के द्वारा। ठीक है, और जो वित्तीय सचिव होता है उसके हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपए के नोट पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम मनमोहन सिंह की बात करते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक के अनुरोध पर यदि भुगतान किया जाता है करेंसीज के रूप में,